तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल। सो केमिस्ट्री सर्कल हमारा नया यूट्यूब चैनल, और इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं हमारी नीट केमिस्ट्री के लिए, जो कि अभी 2024 में मई में जब आप लोग नीट देने जाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को मार दो लाइक, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए जिसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आपको मदद चाहिए मेरी उस टॉपिक को समझने के लिए। तो देखो, टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज के पहले इस तरीके से कभी डिस्टिंग्विश करके आपको टॉपिक नहीं दिए गए थे। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब हम लोगों को थोड़ा फोकस से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीट सिलेबस में इसको प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले तो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोगों को नीचे टाइमलाइन में मैंने सब मेंशन कर रखा है कि कौन से मिनट पर कौन सा टॉपिक पढ़ाया है और टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाया है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर पढ़ेंगे, जो चीज पर ज्यादा फोकस करना होगा वहां ज्यादा, जहां ज्यादा जरूरी नहीं वहां पर कम फोकस करके आगे बढ़ेंगे। तो चलो बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले मेथड आती है सब्लिमेशन। अब आप सभी लोग जानते हो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट कर देना इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। अब क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार आयोडीन और NaCl का हमारे पास में मिक्सचर होता है। देखो, केमिस्ट्री के अंदर हमारे काम की चीज हमारे लिए प्योर है, और उसके अलावा उसके अंदर मौजूद कोई और दूसरी चीज हमारे लिए इम्प्योरिटी। तो यहां पर लेट्स इमेजिन आयोडीन मेरे काम का है, तो आयोडीन के साथ NaCl मेरे लिए NaCl इम्प्योरिटी हो गई। तो मैं ये चाहूंगा कि आयोडीन और NaCl को अलग कर दूं। या फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कैम्फर है और कैम्फर के साथ में NaCl हो, तो यहां पर आपको ये चेक करना है कि आपका जो डिजायरेबल कंपाउंड है क्या वो सब्लिमेट हो सकता है, यानी क्या वो सीधा सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, और उसके साथ में जो दूसरा सब्सटेंस है वो सब्लिमेशन नहीं शो करना चाहिए। जैसे यहां पर आप देखो NaCl सब्लिमेशन शो नहीं करेगा। यहां पर NaCl को अगर आप गर्म करोगे तो वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन आयोडीन हो जाएगा। तो आपको ऐसी जगह पर सब्लिमेशन वाली मेथड का इस्तेमाल करना है। तो जैसे आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, ये सब रखते हैं ताकत सब्लिमेट होने की। तो करना क्या होता है, आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, मैंने नीचे लगाया बर्नर। ये वही आग है जो आप अपने नीट के रिजल्ट के बाद अपने रिश्तेदारों के पिछवाड़े में देखेंगे जब आपका MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यही कुछ सुलगती हुई आप हर जगह देख सकेंगे अपने आसपास। लेकिन फिलहाल हम इसका काम बर्नर के नाम से रख देते हैं और अभी सब्लिमेशन में इस्तेमाल करते हैं। एक चाइना डिश लेंगे। चाइना डिश में यहाँ पर हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का एग्जाम्पल लिया है, यानी यहाँ पर हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, और साथ में हमने सॉल्ट ले ली, लेट्स इमेजिन NaCl। अब क्या होगा, जब आप इसे हीट करेंगे तो NH4Cl सब्लिमेट होने की ताकत रखता है, तो इसके वेपर्स ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि आपने ये बर्नर चाइना डिश में यह नीचे की ओर लगा रखा है, तो कंपैरेटिवली ये वाला पोर्शन हॉट है, लेकिन ये वाला पोर्शन तो अभी भी कूल है, क्योंकि इस बर्नर की फ्लेम्स केवल यहीं तक इस चीज को गर्म कर रही है, ये वाला हिस्सा ठंडा है। अच्छा, यहां पर हमने ये इन्वर्टेड फ्लास्क रखा है, इन्वर्टेड फनल रखा है, और इसके मुंह पे कॉटन प्लग लगाकर इसका मुंह बंद कर दिया ताकि वेपर्स एस्केप ना हो। अब ये जो वेपर्स यहां से आयोडीन के निकले, यहां तो गर्म है, लेकिन जब ऊपर की ओर उठे यहां पहुंचते पहुंचते ठंडे हो गए, टेम्परेचर कम हो गया, तो यहां पर वो डिपॉजिट होने लगेंगे। तो आप देखोगे इन्वर्टेड फर्नल के इस वाले पोर्शन पे कहीं पर आपको वापस से आपका अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड होकर जमा होता हुआ दिखेगा, और कुछ देर बाद इस चाइना डिश में जो मिक्सचर था इसमें सारा अमोनियम क्लोराइड यहां पर कहीं पर डिपॉजिट हो जाएगा, और अब चाइना डिश में नीचे केवल NaCl रहेगा। तो आपका NaCl भी अलग हो गया, अमोनियम क्लोराइड भी अलग हो गया। अब आपके जो काम की चीज है उसका इस्तेमाल करो, दूसरी चीज को फेंक दो। तो ये हो गया आपका सब्लिमेशन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्रिस्टलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है, आपका जो कंपाउंड है डिजायरेबल कंपाउंड और उसके अंदर जो इंप्योरिटी है, इन दोनों को आपको चेक करना है कि इन दोनों में से
कौन सा एक पर्टिकुलर गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को मैं एक जनरल आइडिया दूं तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कि नमक और मिट्टी, आपने नमक लिया लेकिन नमक के साथ कुछ थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आ गई। अब जब आप उस नमक को पानी के अंदर घोलोगे तो नमक तो पानी के अंदर पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो धूल मिट्टी जो रहेगी वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो आपका सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया, लेकिन जो इंप्योरिटी थी वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हुई। अब आपने उसको फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने पर जो इंप्योरिटी थी वो सारी फिल्टर पेपर पे ऊपर रह गई और वो नमक और पानी फ्लो होके बाहर आ गया। अब आप उस नमक को छोड़ दो, धीरे धीरे वाटर इवेपोरेट होता जाएगा और आपके जो नमक के दाने जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हुए थे वो वापस से क्रिस्टल के फॉर्म में आपको दिखने लगेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। देखो, शुगर विथ इंप्योरिटी ऑफ NaCl को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हम सब लोग जानते हैं कि शुगर को 348 केल्विन पर अगर इथेनॉल के अंदर डाला जाए तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन NaCl इथेनॉल के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। तो NaCl फिल्टर पेपर पे ऊपर ही रह जाएगा और इथेनॉल के अंदर डिसॉल्व शुगर बाहर आ जाएगा। और आप लोग सब जानते हो कि इथेनॉल जो है वो बहुत जल्दी वेपोराइज होता है, तो जल्दी जल्दी इथेनॉल वेपोराइज होगा और शुगर के क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। अगली प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन। यहां पर क्या होता है, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहां पर आप लिक्विड को सेपरेट कर रहे हो। तो एक लिक्विड जो कि वोलेटाइल है, यानी जिसका वेपर बनाया जा सकता है, और दूसरा लिक्विड जिसका वेपर बनाया ही नहीं जा सकता, ऐसे लिक्विड को अलग करने के काम में आता है। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो, दोनों लिक्विड के वेपर बनाए जा सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट कम हो और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो। तो ऐसे दो लिक्विड को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखो, हेक्सेन। हेक्सेन नाम का जो लिक्विड है वो वोलेटाइल है और वो 342 केल्विन पर बॉइल हो जाता है, लेकिन टॉल्यूइन 384 केल्विन पर बॉइल होता है। तो आप देखो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म 334 केल्विन पर बॉइल हो जाता है, लेकिन एनिलीन को 457 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। तो ऐसे लिक्विड्स को आप डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहां पर हम लोगों ने एक इस तरीके की असेंबली ले ली। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर इस फ्लास्क के अंदर मिक्सचर रख दिया है ना। जैसे यहाँ पर इन्होंने सॉल्ट वाटर का मिक्सचर रखा है। आप चाहो तो यहाँ पर सॉल्ट वाटर की जगह, अगर आपका मन कर रहा हो तो आप यहाँ पर सॉल्ट की जगह आप रख दीजिए हेक्सेन, और वाटर की जगह पर आप लोग रख दीजिए टॉल्यूइन। आप इन दोनों का यहाँ पर मिक्सचर ले लीजिए। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो हेक्सेन है वो 342 और ये 384 केल्विन होता है। तो यहाँ पर ये कितने पर बॉईल कर जाएगा, ये 342 केल्विन पर बॉईल कर जाएगा, और इसको बॉईल करने के लिए 384 केल्विन का टेम्परेचर लगेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर थर्मोमीटर लगाकर ये बंसन बर्नर से निकलती हुई आग को कंट्रोल करेंगे। मतलब आप देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ के केवल 342 केल्विन पर पहुंचे, इससे ज्यादा नहीं। तो सर इससे क्या होगा, जैसे ही आप बर्नर से इस सोल्यूशन को हीट करके 342 केल्विन पर ले जाओगे, हेक्सेन जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब आप देखो ये हेक्सेन के वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए और ये वेपर्स यहां से ऊपर की ओर उठेंगे। लेकिन क्योंकि अभी टेम्परेचर केवल 342 केल्विन पहुंचा है, 384 नहीं, यहां पर आपको जो इस सोल्यूशन के अंदर टॉल्यूइन है वो बॉईल नहीं होता हुआ दिखेगा। टॉल्यूइन बॉईल नहीं होगा, टॉल्यूइन के वेपर नहीं बनेंगे, वेपर केवल हेक्सेन के बनेंगे, क्योंकि टेम्परेचर केवल 342 केल्विन पर ही पहुंच पाया है। तो अब क्या होगा, अब यहां पर आपके हेक्सेन के वेपर ऊपर की ओर उठे। अब ऊपर तो यहां पर माउथ बंद है, लेकिन यहां से आप देखो हमने कंडेंसर लगा रखा है। ये कंडेंसर का मतलब क्या होता है, कंडेंसर में यहां से आप ठंडा पानी डालते हो और वो ठंडा पानी इस बीच में से जाते हुए पाइप के चारों ओर ऐसे 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 घूमता है और यहां से बाहर हो जाता है। मतलब आप क्या करते हो, इस कंडेंसर के अंदर, इस ट्यूब के अंदर लगातार ठंडा पानी डालते हो। अब क्योंकि आसपास ठंडा पानी है और इस ट्यूब के अंदर से गरम गरम 342 केल्विन वाले एन हेक्सेन के वेपर्स पास हो रहे हैं, तो ठंडक की वजह से ये वेपर्स ठंडे होने लगेंगे, वेपर का टेम्परेचर गिरने लगेगा, और जैसे ही इस वेपर का टेम्परेचर 342 केल्विन से कम हुआ,
ये वापस से लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप एन हेक्सेन यहां पर आपको कलेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर अपन डिस्टिल वाटर काट के क्या लिख देंगे कि यहां पर हमको मिल गया हमारा हेक्सेन, और टोल्यूइन जो है वो यहां पर बेचारा पड़ा का पड़ा रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। अगली टेक्निक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सब कुछ सेम होता है, पूरा सिनेरियो सेम होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। वो छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि यहां पर जो दो लिक्विड्स हैं उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा डिफरेंट ना हो, मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट में 5 केल्विन 10 केल्विन 15 केल्विन का ही डिफरेंस हो, 25 केल्विन 30 केल्विन 50 केल्विन का नहीं। जैसे कि क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल होता है। कैसे? देखो, जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है उससे हमें मिलता है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के अंदर गैसोलिन, गैसोलिन मतलब पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ये हमें पेट्रोलियम से मिलता है। अब जब आप पेट्रोलियम को अलग अलग मतलब उसको सेपरेट करना चाहोगे तो पेट्रोलियम से गैसोलिन और केरोसिन और डीजल ये तीनों निकलेगा, और इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के अंदर क्या होता है, यहां पर बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। यहां पर एक इस तरीके से एक फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम लगा दिया जाता है। यहां पर एक फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम लगा दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी ग्लास की बीड्स होती है। जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा ग्लास का बीड्स होता है, यानी कांच की गेंदें होती है। तो ये ग्लास बीड्स क्या करती है, ये ग्लास बीड्स सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। तो अब क्या होगा, यहां पर लेट्स इमेजिन कि यहां पर आपका पेट्रोल है और यहां पर आपका डीजल है। अब ये पेट्रोल और डीजल दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब आप इसे यहां पर बॉइल करना शुरू करेंगे तो पेट्रोल के भी वेपर बनेंगे और डीजल के भी वेपर बनेंगे, लेकिन इन दोनों में से किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा। लेट्स इमेजिन पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लिखता हूं 353 केल्विन है और डीजल का 358 केल्विन है। तो अब आप देखो, पेट्रोल का क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है और डीजल का भी दोनों का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली पेट्रोल का कम है। तो पेट्रोल के वेपर्स इस फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम को पार करके कंडेंसर में पहुंच जाएंगे, लेकिन क्योंकि डीजल का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा है, जब वो इस फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम में जाएगा तो इस ग्लास बीड से टकरा कर, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है, इन वेपर्स को ज्यादा ऐसे 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 घूम के जाना पड़ता है। तो क्योंकि यहां पर ग्लास बीड्स की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया है और पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो उसके वेपर्स तो सक्सेसफुली पास हो जाएंगे, लेकिन डीजल के वेपर्स पास नहीं हो पाएंगे और वो इतना ज्यादा घूमने की वजह से ऊपर पहुंचते पहुंचते ठंडे हो जाएंगे और वापस से नीचे आके गिर जाएंगे। तो इस तरीके से अब इस कॉलम में केवल डीजल रह जाएगा और यहां पर आपको आपका पेट्रोल अलग मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बहुत इजी मेथड होती है। अगला होता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। अब डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो मेरे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में रखा है, मतलब मेरे को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला और वो भी पानी के अंदर डिसॉल्व है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस सोल्यूशन हो गया। अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन के अंदर मैं एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालूंगा। देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा बेहतर सॉल्युबलाइज हो सकते हैं। जैसे कि आप खुद जानते हो कि वाटर जो है वो पोलर नेचर का है, उसके ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और हाइड्रोजन पे कम है, इसलिए हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। लेकिन उसके मुकाबले बेंजीन नॉन पोलर है। तो बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ज्यादा बेहतर सॉल्युबलाइज करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भी पोलैरिटी इतनी नहीं होती। तो पानी के मुकाबले ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा बेहतर सॉल्युबलाइज होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसका हमारे पास में एक्वस सोल्यूशन है,
उस एक्वस सोल्यूशन के अंदर हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देंगे। हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देंगे। तो हम लोगों ने जैसे ये ट्यूब ले ली, इस ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं, आप सभी लोग जानते हो कि भाई ये ट्यूब बहुत ज्यादा मतलब यूज होती है, और ये यूजुअली ऑयल और वाटर को एक दूसरे से अलग करने का काम करती है। सेपरेटिंग फनल इसको बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज सेपरेटिंग फनल। दिस इज कॉल्ड एज सेपरेटिंग फनल। अब क्या करना है, इस सेपरेटिंग फनल में हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी उसके एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में डिसॉल्व है। उसके एक्वस सोल्यूशन मैंने आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के अंदर डिसॉल्व है, तो वो मैंने इसके अंदर भर दिया, और ऊपर से मैंने एक सॉल्वेंट भर दिया। अब ये सॉल्वेंट कौन सा है, नो डाउट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तब पता है क्या होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा बेहतर सॉल्युबिलिटी रखता है एज कंपेयर टू वाटर। तो अब पता है क्या होगा, वाटर में से धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाकर सॉल्युबलाइज होने की कोशिश करेगा। तो कुछ समय के बाद आप क्या देखोगे, कुछ समय के बाद आप देखोगे कि सेपरेटिंग फनल में पड़े पड़े आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो अब सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, और अब आपका जो पानी है वो अकेला यहां पर रह गया। यानी पानी में से पूरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट निकल के ऊपर चला गया है। अब आप क्या करोगे, अब आप ये टैप को ओपन करोगे। जैसे अब आप ये टैप ओपन करोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ये पानी बाहर निकलना चालू हो जाएगा। जैसे ये पानी कम होते 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 यहां आएगा, आप टैप क्लोज कर दो, तो पानी पूरा निकल गया, लेकिन ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसी के अंदर रह गया। इसके ढक्कन को हटाओ, इसको उल्टा करो, और ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बाहर निकाल लो। तो आपने क्या करा, इसको बोला डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वाटर। यानी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर कम सॉल्युबलाइज हो एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या है बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अच्छा, बेंजोइक एसिड को आप ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग बेंजीन। यानी कि बेंजोइक एसिड जब आप प्रिपेयर करोगे लेबोरेटरी में, तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज होगा, तो उसके एक्वस फॉर्म में होगा। अब आप उसके अंदर डाल दो बेंजीन, तो बेंजोइक एसिड एक्वस सोल्यूशन को छोड़ के बेंजीन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। आप इसका टैब ओपन करोगे, पानी बाहर, इस फनल के अंदर केवल और केवल बेंजीन के अंदर बेंजोइक एसिड डिसॉल्व मिलेगा। आप उसे बाद में कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन मेथड आती है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन मेथड क्या है प्यारे बच्चों? क्रोमेटोग्राफी। नाउ व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? तो बेटा क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है। पहली चीज इज द स्टेशनरी फेज। पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसका बहुत ज्यादा यूटिलिटी है वो है हमारी स्टेशनरी फेज, और दूसरी चीज वो है हमारा मोबाइल फेज। अब एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड इस मोबाइल फेज के अंदर कैसी सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है। आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, अब क्या जरूरी है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर हो? नहीं, वो तो इम्प्योर है, तभी तो हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में मौजूद इंप्योरिटी, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी इस मोबाइल फेज के अंदर डिफरेंट होगी। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वो मोबाइल फेज के अंदर ज्यादा सॉल्युबलाइज होगा और ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विथ मोबाइल फेज। लेकिन जिस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी मोबाइल फेज में कम होगी वो मोबाइल फेज के साथ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा और अटक के रह जाएगा। तो आपको क्लियरली दिखने लगेगा कि इंप्योरिटी अलग हो गई और हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग हो गया। अब अपन इसको देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी का वर्ड है क्रोमा, क्रोमा मतलब कलर, एंड ग्राफी मतलब प्रिंटिंग या किसी चीज को नोट करना, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन कलर। इसको फॉर द फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया था, बट आज इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो क्रोमेटोग्राफी दो तरीके की होती है, पहली होती है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी होती है पेपर या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक एड्सॉर्बेंट का इस्तेमाल किया जाता है।
एड्सॉर्बेंट का मतलब समझ गए, वो कंपाउंड जो अपनी सरफेस पर किसी चीज को चिपका ले, अपनी सरफेस पर अटैच कर ले। तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी फेज होता है वो एड्सॉर्बेंट होते हैं, जैसे कि सिलिका जेल, जैसे कि एल्यूमिना। तो यहां पर आपका जो स्टेशनरी फेज है वो यहां पर आपका एड्सॉर्बेंट है। और वहीं पर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपका जो स्टेशनरी फेज है वो स्टेशनरी फेज आपका यहां पर होता है केवल और केवल पेपर। यही बात समझ में, स्टेशनरी फेज विच कैन नॉट मूव, यानी क्रोमेटोग्राफी में एक फेज मूव नहीं करेगा जिसको बोला जाएगा स्टेशनरी फेज। तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज कौन है, सिलिका जेल या एल्यूमिना। और पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन है, पेपर। अब दूसरा आता है मोबाइल फेज। तो जो मोबाइल फेज होता है ये जनरली होते हैं आपके सॉल्वेंट, दीज आर जनरली सॉल्वेंट्स। तो मोबाइल फेज होते हैं सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स जैसे ही स्टेशनरी फेज के कांटेक्ट में आते हैं ये स्टेशनरी फेज में ऊपर की ओर चढ़ना चालू कर देते हैं। जैसे आप इमेजिन करो कि आप एक स्पंज लो, एक स्पॉन्ज लिया आपने और उस स्पॉन्ज को आप पानी के अंदर पूरा मत डुबाओ, सिर्फ पानी की सरफेस पर उसको टच करके रख दो। समझ गए? आपने क्या करा, एक बाल्टी में पानी ले लो और स्पंज को केवल पानी की सरफेस पर छुआ दो, पूरा नहीं डुबाना है, केवल ऊपर टच करके रख दो। तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे पानी स्पंज में ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। बस यही क्रोमेटोग्राफी है। वो स्पंज क्या है, वो स्पंज है आपका स्टेशनरी फेज, और जो वाटर ऊपर की ओर चढ़ रहा है वो क्या है आपका मोबाइल फेज। तो यहां पर आपका जो मोबाइल फेज है वो स्टेशनरी फेज पे नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना चालू करेगा। अब आपको जिस कंपाउंड को सेपरेट करना है उस कंपाउंड को आप आपके स्टेशनरी फेज के ऊपर रख दो। अब नीचे से मोबाइल फेज यानी आपका सॉल्वेंट ऊपर चढ़ा, जैसे ऊपर चढ़ा वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कांटेक्ट में आया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसने अपने अंदर डिसॉल्व करा, उसने इंप्योरिटी को भी अपने अंदर डिसॉल्व करा। लेकिन हमको तो पता है कि इंप्योरिटी ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, तो वो इंप्योरिटी मोबाइल फेज के साथ क्या ऊपर की ओर चढ़ पाएगी? नहीं। लेकिन जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, तो वो सॉल्वेंट के साथ स्टेशनरी फेज पे ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा और हम उसको ऊपर से सेपरेट कर लेंगे। बस ये पूरा फिनोमिनन है क्रोमेटोग्राफी का। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कॉलम और थिन लेयर टाइप की होती है। तो हम लोग अब सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास में कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखो इसको आराम से समझते हैं। तो हमने क्या करा, एक कॉलम लिया, इस तरीके से हमारे पास में ग्लास ट्यूब होती है जिसे हम बोलते हैं कॉलम। हमने यहां पर हमारा स्टेशनरी फेज भर दिया। हो सकता है कि स्टेशनरी फेज कौन हो, सिलिका जेल हो सकता है ये एल्यूमिना हो। और ऊपर हम लोगों ने क्या करा, हमारा लोडेड सैंपल रख दिया। लोडेड सैंपल मतलब हमारा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हमें प्यूरिफाई करना है। और अब इस लोडेड सैंपल के ऊपर यहां से हमने डाल दिया हमारा मोबाइल फेज। मोबाइल फेज कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। लेट्स इमेजिन यहां पर मैंने डाल दिया इसके अंदर क्लोरोफॉर्म। यहां पर मेरा सॉल्वेंट कौन है, यहां पर मेरा सॉल्वेंट है क्लोरोफॉर्म। तो यहां पर मैंने ऊपर से डाल दिया क्लोरोफॉर्म। अब क्या होगा, ये क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे नीचे की ओर जाना शुरू करेगा। अब जैसे ये क्लोरोफॉर्म या मोबाइल फेज इस लोडेड सैंपल के कांटेक्ट में आया, इसने देखा कि इस लोडेड सैंपल के अंदर तो दो चीजें हैं, एक इंप्योरिटी और एक हमारे काम का सब्सटेंस। और हमारा जो काम का सब्सटेंस है वो मोबाइल फेज के अंदर ज्यादा सॉल्यूबलाइज है। तो आप देखो कि जैसे जैसे मोबाइल फेज नीचे की ओर जाना चालू कर रहा है, जैसे जैसे वो नीचे की ओर जाना चालू कर रहा है, वो कंपाउंड जो मोबाइल फेज में ज्यादा सॉल्यूबल है वो नीचे की ओर जाना शुरू कर रहा है। या मैं कहूं जिसका वीक इंटरैक्शन है, जिसका स्टेशनरी फेज के साथ में वीक इंटरैक्शन है, वो नीचे की ओर जाना चालू कर रहा है। और आप देखो वो इतना नीचे चला गया कि वो बिल्कुल इसके माउथ पे पहुंच गया। आपने यहां पर से टैप ओपन करा और ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको इल्यूटेंट मॉलिक्यूल्स मिल गए।
और वो जो मोबाइल फेज के अंदर कम सॉल्यूबल है या उसका स्टेशनरी फेज के साथ में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वो बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है। देखो पहले यहां था, फिर बड़ी मुश्किल से यहां पहुंचा, फिर और बहुत देर बाद वो यहां पहुंचा और उसको भी मैंने सेपरेट कर लिया। तो आपने देखा कि मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे सेपरेट किया, इसको बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और जो इसके अंदर आपने सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया है वो भी इसके साथ नीचे आया होगा, तो हम उसको बाद में इवेपोरेट कर सकते हैं। यानी यहां पर आप केवल वही मोबाइल फेज यूज करेंगे जो वोलेटाइल हो। अगली होती है गाइस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब देखो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या सिस्टम होता है, स्टेशनरी फेज हमारे पास में एक इस तरीके की ग्लास स्लाइड होती है। हमारे पास में एक इस तरीके की ग्लास की स्लाइड होती है जिसे हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। इस ग्लास स्लाइड के ऊपर हम लोग हमारे एल्यूमिना की या सिलिका जेल की कोटिंग करते हैं। तो स्टेशनरी फेज जो है वो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। तो हमारे ग्लास स्लाइड के ऊपर हमने कोटिंग कर दी। अब क्या करा, अब हमने इस ग्लास स्लाइड में देखा कि नीचे से 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करके हमने हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमें सेपरेट करना है उसका एक डॉट लगा दिया नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर। अब आप बोलोगे सर नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर का क्या लॉजिक है, तो देखो अब आप इस ग्लास स्लाइड को उठाकर इस बीकर के अंदर डाल रहे हो। आप देखोगे इस बीकर में नीचे की तरफ यहां पर आपका मोबाइल फेज है, यह है आपका मोबाइल फेज। अब ये मोबाइल फेज क्या है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। अब अगर मैं इस डॉट को यहां नीचे बना देता तो ये मोबाइल फेज के अंदर नीचे ही डिसॉल्व हो जाता। उसको बचाने के लिए मैंने इसको नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर की हाइट पर लगाया। मतलब आप मान के चलो कि इस बीकर के अंदर ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट कुछ यहां पर होगा। यानी सॉल्वेंट के सीधा कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, मोबाइल फेस के सीधे कांटेक्ट में आपका ये ड्रॉप नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो सॉल्वेंट के अंदर नीचे बह जाएगा, ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब आपने यहां पर रख दिया। अब क्या हुआ, अब ये जो मोबाइल फेज है ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो अब जैसे ही मोबाइल फेज इस डॉट के कांटेक्ट में आएगा, इस डॉट के अंदर मौजूद जो भी कंपाउंड है वो कंपाउंड इस मोबाइल फेज यानी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने की कोशिश करेंगे। अब जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो उस मोबाइल फेज के साथ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ेगा। अभी आप यहां पर देखो कि यहां पर अभी आपका मोबाइल फेज यहां तक पहुंचा ऊपर चढ़ते चढ़ते। तो ये जो ब्लू कलर वाला कंपाउंड है ये ज्यादा ऊपर चला गया, रेड वाला बीच में रह गया और ऑरेंज वाला नीचे है। मतलब ये ऑरेंज वाला जो कंपाउंड है इसकी मोबाइल फेज में सॉल्युबिलिटी कम है, रेड वाले की मॉडरेट है और ब्लू वाले की बहुत ज्यादा है। अब देखो अब आपका मोबाइल फेज चढ़ते चढ़ते अल्टीमेटली यहां तक पहुंच गया, बस यहां तक आपका सॉल्वेंट जो है वो पहुंच गया। बस अब आप इस स्लाइड को बाहर निकाल लो। अब आप देख पाओगे कि कंपाउंड ए सबसे ज्यादा आगे निकल गया, कंपाउंड बी बीच में रह गया और कंपाउंड सी सबसे नीचे आ गया। मतलब कि आपका जो कंपाउंड ए है, इस कंपाउंड ए की इस पर्टिकुलर मोबाइल फेज के अंदर सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत। एक वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं आरएफ वैल्यू। ये आरएफ वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है कि आपने यहां पर बिंदी लगाई, आपके कंपाउंड का डॉट लगाया और यहां से लेकर ग्लास स्लाइड का यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, जैसे यहां पर से लिखा है 1 यूनिट, 1 यूनिट में भी रिटर्न एज 1 सेंटीमीटर। अब आपका सॉल्वेंट यहां से ट्रेवल करा 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 ऊपर आया, तो सॉल्वेंट ने कितना ट्रेवल करा, सॉल्वेंट ने ट्रेवल करा 1 सेंटीमीटर। अब आप जिस कंपाउंड का आरएफ निकालना चाहते हो उसने कितना ट्रेवल करा, तो उसने यहां से चला 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 चला, मैं लाल वाले का निकालना चाहता हूं, तो लाल वाला 0.8 सेंटीमीटर चला। तो यहां पर ऊपर मैंने लिखा 0.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, फाइनल वैल्यू आ गई 0.8। तो रेड वाले का आरएफ हो गया 0.8। जितना ज्यादा आरएफ का वैल्यू होगा कंपाउंड उतना ज्यादा मोबाइल फेज के अंदर सॉल्युबलाइज होगा।
तो RF वैल्यू ज्यादा का मतलब है कि रेड वाला कंपाउंड आपके मोबाइल फेज यानी सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा सॉल्युबलाइज है। तो अब आप क्या करोगे, जब आप बहुत सारे कंपाउंड को सेपरेट करना चाहोगे तो उस बहुत सारे कंपाउंड को उसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करो जिसको आपने मोबाइल फेज बनाया है और फिल्टर कर लो। फिल्टर करने से ब्लू वाला अलग हो जाएगा, रेड वाला अलग हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगली होती है गाइस आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल सेम है, बस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यहां पर मैंने एक ग्लास स्लाइड लिया था, यहां पर बस मैंने क्या किया है, ग्लास स्लाइड की जगह पेपर ले लिया। यानी यहां पर मेरा जो स्टेशनरी फेज है वो स्टेशनरी फेज मेरा पेपर बन गया। इनफैक्ट हम लोग तो लेबोरेटरी में यहां पर जो पेपर का इस्तेमाल करते थे वो इस्तेमाल करते थे फिल्टर पेपर। सोचो, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते थे। तो क्या करना है, बाकी सब प्रोसेस सेम है। एक बॉक्स लेंगे या एक कोनिकल मतलब एक बीकर ले लेंगे, नीचे अपन भरेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इतना भरेंगे कि ये जो 2 सेंटीमीटर की आपने पेपर पे लाइन बनाई है उसको क्रॉस ना करे, उससे नीचे ही रहे, बस ये पेपर के बॉटम को छू सके, बस इतना टच करके रखे। फिर यही 2 सेंटीमीटर पर अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी, उस पर अपन ने डॉट लगा दिया कंपाउंड का। अब ये सॉल्वेंट क्योंकि इस बॉर्डर को छू रहा है, धीरे धीरे ये सॉल्वेंट मोबाइल फेज ऊपर चढ़ेगा और इस डॉट के अंदर मौजूद ए, बी और सी तीनों कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी अलग कर लेगा। आप इनका आरएफ वैल्यू निकालो एंड आपका काम खत्म। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ आपकी यहां पर जितनी भी प्यूरिफिकेशन की टेक्निक्स है वो सारी यहां पर खत्म होती है। प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हो गई यहां पर अपनी ओवर। तो आई थिंक आपको प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में कहीं तक किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब हम लोग ये कंफर्म करेंगे कि यार मेरे को जो लेबोरेटरी में एक अननोन कंपाउंड दिया है उस अननोन कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो मान लो लेबोरेटरी में मेरे को पुड़िया में एक पाउडर दे दिया, उसको मैंने दूंगा और बोला गाढ़ा का है 5,000। तो अक्षय कुमार मेरे से पूछेगा, ए सेठ उसने तेरे को इतनी सी पुड़िया दी और तूने उसको 5,000 रुपए दिए, बड़ी मस्ती कर रहा है सेठ। तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा, हम तो कचरा सेठ नहीं है, हम सूंघ के तो बता नहीं सकते कि माल कड़क है। तो हम कुछ केमिकल रिएक्शंस करेंगे और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंफर्मेशन ऑफ कार्बन की। भैया मेरे कंपाउंड के अंदर कार्बन है या नहीं। तो मेरे कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन होगा तो वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को जब मैं कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करूंगा तो कॉपर ऑक्साइड मेरे कंपाउंड के अंदर मौजूद कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, अपना ऑक्सीजन इस कार्बन को दे देगा, जिसकी वजह से ये कार्बन 2 ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस बन के उड़ने लगेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अब गैस तो ये ट्रांसपेरेंट है, ना कलरलेस ना ऑर्डरलेस, आई मीन ना कलर है ना ऑर्डर है, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं लाइम वाटर के अंदर पास करूंगा, यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक पाइप में कलेक्ट करके कार्बन हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर के अंदर पास करूंगा। तो एक्चुअली क्या होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के अंदर जाएगी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके तुरंत कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी। और क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होता है और व्हाइट कलर का होता है, इसका कलर आपको एकदम मिल्की मिल्की दिखने लगेगा, यानी योर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे आपका लाइम वाटर मिल्की दिखने लगे आप समझ जाओ कि ये गैस कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब बन पाएगी, जब आपके कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद होगा। तो ये टेस्ट यानी लाइम वाटर का मिल्की टर्न हो जाना इस बात को कंफर्म करता है कि आपके गिवन कंपाउंड के अंदर कार्बन था। सिमिलरली अगर आपके कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है तो कैसे पहचानेंगे। तो अब आपके कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन है और अगर आपने उसको कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो कॉपर अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर वाटर वेपर बना लेगा। अब क्या होगा, आप सब लोग जानते हो कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही वेपर्स के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही ये कॉपर
सल्फेट एनहाइड्रस यानी बिना वाटर के मॉलिक्यूल वाला जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल इससे चिपक जाते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और ये बन जाता है CuSO4.5H2O, जिसको आप लोग दूसरी भाषा में ब्लू वाइट्रॉल भी कहते हो। और जैसे ब्लू वाइट्रॉल बना, कलर ब्लू हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि भाई मेरे पास तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट था जिसका कलर व्हाइट था। अब अचानक से इस रिएक्शन में से निकलने वाली गैस के कांटेक्ट में आके ये ब्लू कलर का दिखने लग रहा है, मतलब ये गैस और कुछ नहीं बल्कि वाटर वेपर थे। और वाटर वेपर बनेंगे कब दुर्योधन? भाई वाटर वेपर तो तब बनेंगे ना जब तुम्हारे कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन भी होगा। तो ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया कि भाई कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन भी है। अब अगर तुमको कंफर्म करना है कि भाई तुम्हारे कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है तो कैसे करेंगे? तो हम इसके लिए यूज करेंगे लसाग्ने टेस्ट, लसाग्ने एक्सट्रैक्ट। अभी लसाग्ने एक्सट्रैक्ट क्या होता है नाइट्रोजन के लिए समझो। तो यहां पर आपके सोडियम के साथ आपका कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है उसे हम ऐड करेंगे। हम सोडियम के साथ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड करके हीट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन तो होगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, और नाइट्रोजन भी होगा अगर हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो ये टेस्ट पास नहीं होगा। तो भाई हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है, जब वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl। हम इसे बोलेंगे लसाग्ने एक्सट्रैक्ट। अब इस एक्सट्रैक्ट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंफर्मेशन के। आप लोग रेडी हो? आपने ये एक्सट्रैक्ट बनाना सीख लिया। अब एक्सट्रैक्ट बन गया, अब हम आयरन सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करेंगे। इससे हमें मिलेगा आयरन हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब इस फेरिक हाइड्रोक्साइड में हमारा Le यानी हमारा जो एक्सट्रैक्ट है NaCl उसको हम डालेंगे। तो उसको डालते हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा Na4FeCN6। इस कंपाउंड को पहले हम थोड़ा ठंडा होने देंगे क्योंकि हमने इसको गर्म कर दिया था। ठंडा होने के बाद हम इस Na4FeCN6 के अंदर FeCl3 को ऐड करेंगे। जैसे ही FeCl3 को ऐड करेंगे ये Na4FeCN6 कन्वर्ट हो जाएगा Fe4FeCN6 होल थ्राइस के अंदर और NaCl बाहर हो जाएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स पर्शियन ब्लू कलर देगा। तो पर्शियन ब्लू कलर का आना इस बात को कंफर्म करता है कि आपके कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल है। आपने यहां पर जो कंपाउंड लिया है, जो आपने यहां पर अननोन कंपाउंड लिया था जिसे आपने सोडियम के साथ हीट करके एक एक्सट्रैक्ट बनाया था और उस एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करके आपने केमिकल रिएक्शन करी, तो इससे यह प्रूव होता है कि पर्शियन ब्लू कलर का आना इस CN की वजह से, और CN में नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन कहां से आया होगा? ये नाइट्रोजन NaCN से आया होगा। और NaCN में नाइट्रोजन कहां से आया होगा? उस कंपाउंड से जो आप लोगों ने चेक करना है। तो ये नाइट्रोजन को कंफर्म करता है। अगला हो गया गाइस सल्फर का कंफर्मेशन। सल्फर को कंफर्म करने के लिए हम फिर आपका लसाग्ने एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। तो हम हमारे कंपाउंड को जिसमें सल्फर है उसका ट्रीटमेंट सोडियम के साथ वापस करेंगे। आपके कंपाउंड में से जो भी सल्फर के एटम्स है वो निकल जाएंगे, अपने कंपाउंड को, ओरिजिनल कंपाउंड को छोड़ेंगे और सोडियम के साथ कनेक्ट होकर Na2S बना लेंगे। अब क्या करेंगे? अब हम इस Na2S का ट्रीटमेंट Na2FeCN5NO यानी सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड के साथ इसका ट्रीटमेंट करेंगे। गाइस ये सब थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, हमें इनको याद करना पड़ेगा। नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर ही दूंगा लेक्चर आने के बाद। तो इन नोट्स को आपको डेली रिवाइज करना है। दिन भर में कम से कम 2 बार आपको ये देखना है, तो ये आपको बिल्कुल रट जाएगा और फिर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां पर आपका आ गया Na2S, उसका ट्रीटमेंट हमने सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड के साथ किया Na2FeCN5NO के साथ। तो यहां पर आपका कंपाउंड बन गया, ये 2 सोडियम इन 2 सोडियम के साथ कंबाइन होकर Na4 बन गए और ये सल्फर ने NO के साथ कंबाइन होकर NOS बना दिया। बाकी सब कुछ सेम। और ये जो कंपाउंड बना ये आपको एक डीप ब्लू कलर का, मतलब डीप ब्लू कलर शो करेगा। और ये डीप ब्लू कलर आना इस बात को शो करता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO से सल्फर कनेक्ट हो गया।
और NO से बन गया है NOS, और NOS बनने पर ही डीप ब्लू कलर मिलेगा। तो ये सल्फर कहां से आया? ये सल्फर Na2S से आया, हमारे एक्सट्रैक्ट से आया, लसाग्ने एक्सट्रैक्ट से आया। और ये लसाग्ने एक्सट्रैक्ट जो है, इसमें सल्फर कहां से आया? वो कंपाउंड से जिसे हमें चेक करना है। समझ में आई बात आपको? तो इस तरीके से आप सल्फर को कंफर्म कर सकते हैं। सल्फर को कंफर्म करने का एक तरीका और है, हमारे एक्सट्रैक्ट का ट्रीटमेंट हम लेड एसीटेट के साथ कर दें, CH3COO होल ट्वाइस Pb के साथ। तो यहां पर क्या होगा, ये इस तरीके से टूट जाएगा, Pb इस सल्फर को लेकर PbS बना लेगा, जो कि ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट देता है। और ये CH3COO के दो आयंस दो सोडियम के साथ कनेक्ट होकर CH3COO बना लेगा, यानी सोडियम एसिडेट। बात समझ में ही प्यारे बच्चों? क्लियर होता है इतना? अच्छा, अब किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मौजूद है तो क्या करेंगे? अभी तो हमने देखा कि कंपाउंड में केवल सल्फर मौजूद है या केवल नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन अगर दोनों मौजूद है तो क्या करेंगे? तो दोनों के लिए हम सोडियम के साथ कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है, उस कंपाउंड को हम सोडियम के साथ हीट करेंगे तो हमें मिलेगा NaHCN, सोडियम थायोसाइनेट। और ये जो हम इस कंपाउंड को सोडियम के साथ हीट कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, अच्छा ये कुछ भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हो, कंपाउंड किसी भी टाइप का हो सकता है, और उस कंपाउंड में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के एटम होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। वो कंपाउंड का कुछ भी नाम हो, वो कंपाउंड का कुछ भी नाम हो, लाइक CH3NO2, आपको आइडेंटिफाई करना है CH3NO2, और आपको देखना है कि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है या नहीं। तब इस CH3NO2 को यहां पर आप सोडियम के साथ हीट कर दोगे, यानी आपने CH3NO2 को सोडियम के साथ हीट किया, तो सोडियम इस नाइट्रोजन और इस कार्बन को लेकर NaCN बना लेगा। अब क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन चलेगा, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा, तो वो वाटर का वेपर बन के बाहर हो जाएगा और सॉलिड सॉलिड कंपाउंड इधर मिल गया। और फिर NaCN का ट्रीटमेंट आपने ऐसे किया तो आपको पर्शियन ब्लू कलर मिला, मतलब कंफर्म नाइट्रोजन है ऐसे। तो ये आपका एक्सट्रैक्ट है, इसमें आपने ये कंपाउंड डाल दिया जिसमें कि नाइट्रोजन सल्फर दोनों है, HNO3 के साथ हीट करा तो आपको मिला NaHCN, सोडियम थायोसाइनेट। अब इस सोडियम थायोसाइनेट को जब आप FeCl3 के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा FeHCN, Cl2 और NaCl, मतलब एक Na एक Cl को लेकर NaCl बन के बाहर, बचे हुए दो क्लोरीन इधर आ गए, आयरन इधर आ गया, HCN इधर आ गया। ये ब्लड रेड कलर, एकदम लाल कलर दिखने लगेगा, आपका सोल्यूशन एकदम लाल कलर का दिखाई देने लगेगा, एकदम ब्लड रेड। तो रेड कलर का आना इस बात को प्रूव कर देगा कि आपके कंपाउंड के अंदर सल्फर एंड नाइट्रोजन दोनों मौजूद है। ऐसे ही हेलोजन के लिए करेंगे, तो हेलोजन के लिए हम हमारा एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे? हमारा वो कंपाउंड जिसके अंदर हेलोजन है उसे सोडियम के साथ ट्रीट करके, यानी हीट करके हम बना लेंगे NaX। अब ये NaX NaCl भी हो सकता है, NaBr भी हो सकता है और Na भी हो सकता है। तो जब आपके इस NaX को AgNO3 के साथ आप HNO3 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये सिल्वर X के साथ AgX का प्रेसिपिटेट बना लेगा, और फिर इस AgX को जब आप अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा AgNH3 होल ट्वाइस X। ठीक है, अब अगर ये AgX आपको व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट दे रहा है, मतलब जब आपने NaX का ट्रीटमेंट AgNO3 के साथ करा और जब आपको यहां पर AgX मिला और ये व्हाइट कलर का है, और जब इस AgX को आपने उठाकर अमोनिया में डाला तो अमोनिया के अंदर ये बहुत आराम से सॉल्युबलाइज हो गया, तो इस बात का कंफर्मेशन है कि Ag के अंदर क्लोरीन मौजूद है, यानी ये AgX AgCl था। यानी यहां पर इस कंपाउंड के अंदर हेलोजन के अंदर कौन सा हेलोजन मौजूद है? कंफर्म क्लोरीन मौजूद है। लेकिन अगर आपको यहां पर AgX में व्हाइट की जगह पर येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, और इस येलो प्रेसिपिटेट को जब आप अमोनिया के अंदर डालते हो तो ये रिएक्शन तो होती है बट पार्शियल होती है, क्योंकि ये येलो प्रेसिपिटेट पार्शियली सॉल्यूबल है अमोनिया के अंदर, मतलब कि ब्रोमीन मौजूद है, कंफर्म ब्रोमीन मौजूद है, कंफर्म। लेकिन अगर ये AgX आपको येलो कलर का तो मिल रहा है और इसको अमोनिया में आपने डाला और यहां पर कोई रिएक्शन नहीं है,
इसका मतलब ये येलो प्रेसिपिटेट पूरी तरीके से इनसॉल्युबल है अमोनिया के अंदर, तो ये कंफर्म करता है कि भाई तेरे पास में जो यहाँ पर हेलोजन है वो आयोडीन है। यानी यहाँ पर AgX AgI है, और AgI में आयोडीन कहाँ से आया, यहां से आया। मतलब यहां पर आपने जो कंपाउंड का इस्तेमाल करा उस कंपाउंड के अंदर डेफिनेटली आयोडीन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस के अंदर जब आप एक्सट्रैक्ट बनाओगे आपका, तो उसके लिए आपको आपके कंपाउंड को, जो भी कंपाउंड जिसके अंदर फास्फोरस मौजूद है, किसी भी टाइप का हो सकता है ये, तो उस फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड को आप सोडियम परऑक्साइड की प्रेजेंस में बॉईल करेंगे, आपको आपका लसाइग्ने एक्सट्रैक्ट मिलेगा Na3PO4। अब इस Na3PO4 को, यानी इस आपके एक्सट्रैक्ट को आप Na3PO4 को लेकर HNO3 के साथ हीट करें। जैसे HNO3 के साथ हीट करेंगे, Na3PO4 कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 नाम के फॉस्फोरिक एसिड के अंदर। अब इस H3PO4 का ट्रीटमेंट आप अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ करेंगे। अमोनियम मॉलिब्डेट का मतलब है NH4 होल ट्वाइस MOO4। इसके आपको 12 मोल्स लेने हैं। जब आप अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ H3PO4 को ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 ऑल्सो, तो यहां पर आपको कंपाउंड मिलेगा NH4 होल थ्राइस PO4.12MOO3। इस कंपाउंड को बोलते हैं अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। क्या बोलते हैं, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ये आपको एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा, और अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है मतलब आपके अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के अंदर फॉस्फोरस ग्रुप मौजूद है। ये फॉस्फोरस ग्रुप इसमें कहां से आया, H3PO3 से। H3PO3 में फॉस्फोरस कहां से आया, Na3PO3 से। और Na3PO3 में फॉस्फोरस कहां से आया, जब आपने आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अननोन है उसको Na2O2 के साथ बॉइल करा तो Na3PO4 बना। तो फॉस्फोरस ट्रेवल करा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। बाकी NH4 NO3 और 12H2O बाहर हो जाएगा। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट मिलते ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका फॉस्फोरस मौजूद है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप लोगों का डिटेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है कि आप कैसे आपके कंपाउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चले, अब अपन बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, कि भैया आपके गिवन कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो वो कितनी मात्रा में मौजूद है, उसका परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए लेबिक्स कंबशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपका वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद है। कार्बन X एटम्स है, हाइड्रोजन Y एटम्स है, CXHY टाइप का कंपाउंड है। लाइक मान लो मेरे पास में यहाँ पर CH4 होता, तो इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर X1 होगा, Y4 होगा। तो यहां पर भी X की जगह पर मैं लिखूंगा 1 और Y की जगह पे लिखूंगा 4। 4 4 कट जाएगा, 1 + 1 2। तो यहाँ पर CH4 + 2O2 से रिएक्शन होती, तो यहाँ पर X की वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पर 1 CO2, और यहाँ पर Y की वैल्यू 4 है तो 4/2 यानी कि 2H2O हमें यहाँ पर मिलेगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप आपके उस कंपाउंड को जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है उसे X + Y/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, तो आपको X मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड और Y/2 मोल्स हाइड्रोजन मतलब वाटर मिल जाएगा। अब आप क्या करो, इस कार्बन डाइऑक्साइड को KOH के ऊपर से या S के राइट यानी कि NaOH + CaO के ऊपर से पास करोगे। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को KOH या NaOH + CaO के ऊपर से पास करोगे तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को ये अब्सॉर्ब कर लेगा। आई बात समझ में। वहीं पर आपका जो वाटर है, ये वाटर को एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या एनहाइड्रस MgClO4 होल ट्वाइस अब्सॉर्ब कर लेगा। आई बात समझ में। अब हम लोगों को एक बात बताओ कि मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने KOH डाला, तो बीकर प्लस KOH का अभी मैंने वजन कर लिया, मान लो इसका वजन आया 1.5 ग्राम, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी। अब इसने क्या करा, इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्सॉर्ब कर लिया।
अब इसका वजन आने लगा 1.56 ग्राम, मतलब वजन कितने से बढ़ गया, वजन बढ़ गया 0.06 ग्राम से, यानी 0.06 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी, 0.06 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब ये 0.06 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी को मैं यहां लिख दूंगा फॉर्मूले में, ठीक है। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन की शुरुआत में यहां पर आपने कितने ग्राम कंपाउंड लिया था, उसकी वैल्यू मैं नीचे लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 12 से क्योंकि कार्बन का मास 12 होता है, डिवाइड करूंगा 44 से क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 होता है, और इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कंपाउंड के अंदर कितना परसेंटेज कार्बन है, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो मैं देखूंगा कि वाटर को कैल्शियम क्लोराइड ने अब्सॉर्ब कर लिया, तो मैं देखूंगा कि भाई मेरे बीकर के अंदर मैंने कैल्शियम क्लोराइड डाला और अभी इसका वजन आया 1.5 ग्राम। अब इसके ऊपर से वाटर मैंने पास करा और वाटर वेपर को इसने अब्सॉर्ब करा और अब इसका वजन आ रहा है 1.65 ग्राम। तो वजन कितने से बढ़ गया, 0.15 ग्राम से, तो 0.15 ग्राम पानी बना। तो यहां पर मास ऑफ वाटर फॉर्म में 1.5 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि 1.5 से बीकर का वजन 1.65 हो गया, तो 1.5 ग्राम से वजन बढ़ गया, नहीं 1.5 से नहीं बढ़ेगा, 0.15 से बढ़ेगा। 1.5 से अगर 1.65 हो गया है तो 0.15 ग्राम से बढ़ेगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा 0.15 ग्राम। और लेट से शुरुआत में मैंने जो कंपाउंड लिया था ये लेट्स इमेजिन मैंने लिया था 0.36 ग्राम, तो नीचे लिख दूंगा 0.36 ग्राम शुरुआत में मैंने कंपाउंड लिया था इंटू 100, और यहाँ पर हाइड्रोजन का मास 2 है और वाटर का मास 18 है, इसलिए 2/18 का सारी वैल्यूज पुटअप करूंगा तो मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म मिल जाएगा, वेरी इजी। अगली मेथड है डूमास मेथड, नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के काम में आता है। डूमास मेथड में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन होना तो कंपलसरी है, तो C के X एटम है, Y के Y एटम है और नाइट्रोजन के Z एटम। जब आप इसका ट्रीटमेंट कॉपर ऑक्साइड के साथ करोगे 2x प्लस y/2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो आपको x मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, y/2 मोल्स ऑफ वाटर, 2x प्लस y/2 मोल्स ऑफ कॉपर एंड Z/2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मिलेंगे, Z/2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मिलेंगे। अब ये जो नाइट्रोजन बनी, इस नाइट्रोजन को हम कलेक्ट करेंगे KOH के ऊपर, which absorbs all the other gases। मतलब आपका जो KOH है, इस KOH ने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को अब्सॉर्ब कर लिया। कॉपर तो सॉलिड है तो वो तो अलग ही हो गया, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है वो KOH अब्सॉर्ब नहीं करेगा। जैसे मान लो आपने इस बीकर के अंदर यहां पर KOH भर रखा है, तो इस KOH के अंदर आपको CO2 एंड H2O तो दिखाई देगी, लेकिन यहां पर आपको एक गैस ऊपर उड़ती हुई दिखाई देगी जो है आपकी नाइट्रोजन। तो हम देखेंगे कि इस कंडीशन में कितना वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस बनी, डिवाइडेड बाय आपने ये जो कंपाउंड शुरुआत में लिया था कितने ग्राम लिया था, मल्टीप्लाई बाय 28 क्योंकि N2 नाइट्रोजन का मास 28 होता है, डिवाइडेड बाय 22400 क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि 1 मोल मतलब 22.4 लीटर ऑफ गैस, मतलब 22400 ml ऑफ गैस। तो इसीलिए क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन गैस बन रही है, हम उसे मोल्स के हिसाब से भी देखेंगे, तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस इज 28 ग्राम, 1 मोल नाइट्रोजन गैस इज 22400 ml मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास टेकन इनटू 100, इससे आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा। और अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने के लिए 1.4 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, मतलब यहां पर आपने जो एसिड लिया है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 0.5 0.1,
डिवाइडेड बाय मास टेकन, ये जो कंपाउंड का आपने मास लिया है, इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज, आपने कितना एसिड का इस्तेमाल करा। इस तरीके से आप नाइट्रोजन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला होता है जेल्डाल मेथड। ये जेल्डाल मेथड भी नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर आपने आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 के साथ ट्रीट किया तो उसने बनाया अमोनियम सल्फेट। उसको जब आपने NaOH के साथ ट्रीट किया तो आपको मिला Na2SO4 2NH3 and H2। कभी कभी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह केवल अमोनिया भी दे दिया जाता है, क्योंकि अमोनिया में भी नाइट्रोजन है, तो उसको जब आप H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा NH4 होल ट्वाइस SO4। अब यहां पर परसेंटेज नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 1.4 मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी ऑफ एसिड, यानी ये एसिड की मोलैरिटी क्या है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड टेकन, यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले रहे हो कितना ग्राम ले रहे हो, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज, यानी ये एसिड आपने कितना लिया, 10 ml लिया, 1 लीटर लिया, 0.5 लीटर लिया, कितना लिया, मल्टीप्लाई बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। यहां पर बेसिसिटी का मतलब है इसका एन फैक्टर, और एन फैक्टर का मतलब है नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिलीज्ड, यानी आपके एक एसिड के द्वारा कितने H प्लस आयंस रिलीज करे गए। तो आप देख रहे हो क्योंकि आप यहाँ पर H2SO4 का इस्तेमाल कर रहे हो, उसका एन फैक्टर हमेशा 2 ही होता है, यानी H2SO4 में से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, बेसिक सी बात। तो यहाँ पर बेसिसिटी की जगह 2 आ जाएगा, बस वैल्यूज पुटअप करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। अगला हेलोजन का हमें पता लगाना है कि भाई परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, बाय केरियस मेथड। कौन सा मेथड, केरियस मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन है, हम उसके प्रेसिपिटेट को HNO3 और AgNO3 के साथ हीट करते हैं। तो क्योंकि आपने यहां पर Ag का इस्तेमाल किया है, ये Ag इस हेलोजन को लेकर कंपाउंड में से AgX के प्रेसिपिटेट बना लेता है। ठीक है, अब ये AgX में X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अब यहां पर अगर आपका हेलोजन यहां पर क्लोरीन है, तो आप यहां पर, क्योंकि आप क्लोरीन का एस्टिमेशन कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि मेरा X यहां पर क्लोरीन होगा। अगर आप ब्रोमीन का एस्टिमेशन कर रहे हैं तो आपको मालूम है मेरा X यहां पर ब्रोमीन होगा। और अगर आप यहां पर आयोडीन का एस्टिमेशन कर रहे हैं तो आपको मालूम है यहां पर I मेरा आयोडीन होगा। और पता कैसे चलेगा यहां पर कौन सा हेलोजन है, आपको पता है मैंने AgX के 3 कलर बताए थे अभी। अगर AgX व्हाइट कलर का होगा और अमोनिया में सॉल्युबल होगा तो ये क्लोरीन है। अगर AgX येलो कलर का होगा लेकिन अमोनिया के अंदर पार्शियल सॉल्युबल है तो Br होगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही येलो कलर का है और NH3 में इनसॉल्युबल है तो आयोडीन होगा। तो इससे पता चल गया मेरे को कि भाई ये क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है। अब अगर मान लो यहां पर हेलोजन, लेट्स इमेजिन ब्रोमीन है, तो मेरे को परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है। यहां पर मैं लिखूंगा एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय 108। 108 क्या है, सिल्वर का मास है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, यानी 108 प्लस 81 या 80 ले लो, क्योंकि ब्रोमीन का मास 81 है, तो ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 108 प्लस 81 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ AgX फॉर्म। कितना AgX बना वो देखो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड टेकन। यहां पर आपने कितना ग्राम लिया था, मान लो यहां पर मेरे पास में कंपाउंड है CH3 CH2 CH2Br, मैंने ये कंपाउंड लिया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, तो ये लिया मैंने 1.5 ग्राम। फिर इसको ऐसा सब बनाकर यहां पर मेरे को मिला AgBr, और मेरे को AgBr मिला 1.2 ग्राम। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1.2 ग्राम AgBr बना, 1.5 ग्राम मैंने ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, इंटू 100। यहां पर ब्रोमीन का मास 81, यहां पर 108 प्लस 81, बस इन सभी वैल्यूज को सॉल्व कर दो, आपको परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन मिल जाएगा। ऐसे ही आप क्लोरीन या आयोडीन के लिए भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं फॉर सल्फर। सल्फर के लिए हम लोग बात करते हैं, तो सल्फर के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे केरियस मेथड। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग हमारे सल्फर को, जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर मौजूद है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग के ऊपर आपने SO3H लगा दिया, जैसे मान लो आपके पास में बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर SO3H आ गया। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर है कि नहीं ये पता लगा, तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, HNO3 और BaCl2 के साथ हीट करेंगे। आपके जो कंपाउंड के अंदर
ये जो सल्फर था, ये सल्फर HNO3 और BaCl2 के साथ ट्रीटमेंट पर ये सल्फर अलग निकल के इस बेरियम के साथ BaSO4 का प्रेसिपिटेट बना लेगा व्हाइट कलर, और प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का बनते ही ये बात कंफर्म हो जाएगी कि इसके अंदर सल्फर है। लेकिन अब सल्फर कितना, ये कैसे पता लगाएंगे? तो सल्फर का मास 32, BaSO4 का मास 233, कितना BaSO4 बना ये आपको केमिकल रिएक्शन करके पता चल जाएगा। आपने वो जो कंपाउंड शुरुआत में लिया था, ये वाला जो आपने कंपाउंड लिया था, ये कितने ग्राम लिया था, ये नीचे लिखो, इंटू 100 लगाओ, आपका काम खत्म। अगला होता है इग्निशन मेथड, जो कि हम लोग फास्फोरस को पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस को HNO3 के साथ हीट करो तो H3PO4 बना लेगा। अब इस H3PO4 को अमोनियम क्लोराइड और किसी भी मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ लाइक MgCl2 ले लो, या MgBr2 ले लो, या MgO ले लो, कुछ भी ले लो। उसके जब आप ट्रीट करोगे तो ये बन जाएगा MgNH4PO4। यानी क्या हुआ, यहां से Mg आया, यहां से NH4 आया और यहां से PO4 आया, ये आ गया, ये हाइड्रोजन, ये Cl। तो लेट्स इमेजिन यहां पर मैंने MgCl2 ले लिया, बहुत इजी कर देता हूं उसको, ये देखो। तो यहां से एक क्लोरीन, यहां से 2 क्लोरीन और यहां से 3 हाइड्रोजन, 3HCl बन के बाहर हो गए। ये Mg, ये NH4 और ये PO4 कनेक्ट होकर बना लिया मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, जो व्हाइट कलर का पीपीटी होगा। अब इस मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को जब आप हीट करोगे तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7, और यहां से NH4 में से NH3 गैस बन के बाहर हो जाएगी और बाकी का वाटर यहां से बाहर हो जाएगा। अब ये Mg2P2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट कंफर्मेशन देता है कि आपके कंपाउंड में फास्फोरस है। अब चलो फास्फोरस का परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। तो 62 डिवाइडेड बाय 222 इनटू मास ऑफ Mg2P2O7 फॉर्म डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड टेकन, यानी सॉरी यहां पर आपने कितना कंपाउंड लिया था वो, इनटू 100। बहुत इजी, सबका फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम हो गया, बस आपको ये वैल्यूज याद करनी, बस ये वैल्यूज का खेल है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन पता लगाने के लिए आयोडीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट जानकारी के लिए बता देता हूं। तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन है उसको आप हीट करो, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक निकलेगी और अदर गैसेस निकलेगी। आप क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन निकली, कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन को हीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, और I2O5 के साथ इस कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट करेंगे तो हमें आयोडीन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो टेक्निकली ये जो ऑक्सीजन गैस यहां से निकली, इस ऑक्सीजन गैस को आप I2O5 और कार्बन के साथ जब ट्रीट करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और आयोडीन निकले। अब बस ऑक्सीजन का मास 32 डिवाइडेड बाय 88 I2O5 की वजह से, और अपना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म जो कि हमको ये यहां पर मिल रहा है। एक सेकेंड, कार्बन, ये मैंने थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड करा, ये करा कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल, और यहाँ पर 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। ये छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ मैंने दूर कर दिया, ये मिस्टेक सॉल्व। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये कट गया, और आयोडीन बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, I2O5 बन गया, ये यहां से कट गया, और ऑक्सीजन तो ठीक है। तो अब अपनी रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस हो गई। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना वो मैंने यहां लिखा, कंपाउंड मैंने यहां पर कितना लिखा था वो लिखा इनटू 100, या आप चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 127। आयोडीन के मास को 2 से मल्टीप्लाई करा, क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आयोडीन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था और ऑक्सीजन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था। तो ऑक्सीजन का मास 16 होता, तो 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 127। समझे? इस तरीके से अपने को इसको करना है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ आयोडीन फॉर्म्ड। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह
हमें पूछा जा रहा है आयोडीन का मास कितना बना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इनटू 100। बस अब आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहां तक, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत एक बार मुझे जल्दी से बता दो, ताकि मैं आप लोगों को फर्दर क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ ले चलूं। एक बार अच्छे तरीके से अपने मन में सोच लो और आ जाओ हमारे क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। हमारे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप लोगों को मास ऑफ यू शेप ट्यूब इंक्रीज बाय 1.08 ग्राम, मतलब हमको ये भी मालूम पड़ गया कि हमारी जो ट्यूब है वो कितने ग्राम से उसका मास बढ़ा है ना। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, जरा सोच के मेरे को बताओ। सोचो इस क्वेश्चन पर, जरा अपना दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, हाउ वी विल सॉल्व सच क्वेश्चंस। चेक करेंगे फटाफट से। देखो 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 देखो, सो 0.92 ग्राम्स हमारे पास में कंपाउंड है। हमको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था, हाइड्रोजन का मास 2, वाटर का मास 18 इनटू आपके पास में वाटर कितना बना, वो बोल रहा है कि यू शेप ट्यूब का मास 1.08 ग्राम से बढ़ गया। मतलब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि 0.92 ग्राम था, जब हमने उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया होगा तो वाटर वेपर बने होंगे। उस वाटर वेपर को हमने एक यू शेप ट्यूब के अंदर KOH डाल के या कैल्शियम क्लोराइड डाल के, याद करो मैंने सिखाया था, एक यू शेप ट्यूब ले ली होगी, इसके अंदर इन लोगों ने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया होगा और लेट्स इमेजिन इसका मास ले लिया होगा 10 ग्राम। अब इन्होंने क्या करा, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करा, तो यहां से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी हाइड्रोजन रहा होगा वो हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करके वाटर बन गया होगा। फिर ये वाटर के वेपर को इस यू शेप ट्यूब से पास किया होगा, तो इसके अंदर जितना भी कैल्शियम क्लोराइड है उसने सारे वाटर वेपर को अब्सॉर्ब कर लिया होगा अपने अंदर। तो अब हमने जब वाटर वेपर अब्सॉर्ब करने के बाद देखा, तो हमने देखा कि इस ट्यूब का मास 11.08 आ रहा है। पहले 10 ग्राम था, मतलब इसका मास 1.08 ग्राम से बढ़ गया। तो यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो मास 1.08 ग्राम से बढ़ा। आपने कंपाउंड कितना लिया था ऑर्गेनिक, 0.92 ग्राम इंटू 100 कर लो, बस सॉल्व कर लो, क्या आंसर मिल जाएगा। अरे यार बच्चों, हाँ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर ये सीख लिया तो नीट में क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही, तो अपने 4 नंबर पक्के बाबू भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू भैया। अब ये बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इतने ग्राम, उसने कार्बन डाइऑक्साइड दिया कंबशन पर, द मास ऑफ कंपाउंड टेकन वॉज इतना। अच्छा, इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, कंपाउंड का मास इतना था, तो कार्बन परसेंटेज बताओ। तो भाई ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो धोती फाड़ के रुमाल हो गया। तो चलो परसेंटेज कार्बन निकालेंगे। बताओ, कार्बन का मास 12, कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली 0.4655। कंपाउंड कितना लिया था अपन ने 0.2115 इंटू 100। अरे सर ये तो खटाक से सॉल्व हो जाएगा, कर लोगे सॉल्व बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डूमास डूमास मेथड के बारे में। डूमास मेथड मतलब नाइट्रोजन का एस्टिमेशन। तो ये क्या बोल रहा है बच्चा पार्टी, देखो ये बोल रहा है कि 0.52 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हमने कंबशन किया तो इतना ml नाइट्रोजन गैस निकला एट 27 डिग्री सेल्सियस, एंड ये इस समय प्रेशर था। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में जब मैं नाइट्रोजन एस्टिमेशन का फॉर्मूला लगाता हूं तो फॉर्मूला है 28 डिवाइडेड बाय 22400 ml मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म। अब मेरे को ये नहीं पता
ये 27 डिग्री सेल्सियस पर बात चल रही है और यहाँ पर प्रेशर भी इतना है। अब आप लोग जानते हो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 760 mmHg प्रेशर होता है और टेम्परेचर 398 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा सा यहां पर इशू हो गया। तो यहां पर मेरे पास में अच्छा स्टार्टिंग मटेरियल का ये भी है 0.52 ग्राम्स भी है, बस मेरे को यहां पर वॉल्यूम पता अगर लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो बेटा यहां पर आप लोग जानते हो P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, ये एक फॉर्मूला होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर में सीखते हैं, सीखते कि नहीं सीखते। तो यहां पर अपने को V2 निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा P1V1 T2 डिवाइडेड बाय P2 मल्टीप्लाई बाय T1। तो P1 क्या है 756 mmHg, वॉल्यूम क्या है क्वेश्चन में आपको दे रखा है 68.6 ml, और इस समय टेम्परेचर क्या है, इस समय टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन का टेम्परेचर। हमको किस प्रेशर पे निकालना है ये तो हमें नहीं पता, नहीं हमें पता है P2 क्या होना चाहिए 760 mmHg, हमें इस वाले टेम्परेचर इस वाले प्रेशर पर निकालना है और यहां पर हमारा टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी एसटीपी के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। तो यहां पर हमारा जो T2 है वो होना चाहिए 273 केल्विन। तो यहां पर हमारे पास में P1 क्या था, यहां पर हम लोगों ने P1 क्या लिया है जो क्वेश्चन में गिवन है, हमने यहां पर T1 क्या लिया है अगेन 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन जो क्वेश्चन में गिवन है, और यहां पर हम लोगों ने V1 क्या लिया है 68.6 ml जो अगेन क्वेश्चन में गिवन है। यहां पर हम लोगों ने P2 क्या लिया है 760 mmHg, क्यों, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यही होता है। यहां पर टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, और यहां पर वॉल्यूम हमको निकालना है। ध्यान रखना ये जो डूमास मेथड है ना ये एसटीपी पर काम करती है, बस यही क्वेश्चन घूम सकता है, क्वेश्चन की टफनेस यहीं से घूम के आ सकती है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे आपको 69 पॉइंट आई थिंक, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं एक मिनट, तो मैं इसको जल्दी से कैलकुलेट लगा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 756 69.09 62.09 आ रहा है 62.09, तो बस 62.09 ml यहां लिख दो और इंटू 100 कर लो, सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का जेल्डाल मेथड पर है। आई वॉन्ट यू पीपल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, मैं चाहूंगा आप इसे होमवर्क में करें। इन जेल्डाल मेथड estimation of nitrogen is quantitatively converted to ammonium sulfate, it is then treated with standard solution of alkali, the nitrogen which is present is estimated as। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा आप होमवर्क में करेंगे। अगला केरियस मेथड हेलोजन के लिए आ रही है, शुरुआत में गिवन कंपाउंड 0.15 ग्राम है, इससे 0.12 ग्राम AgBr मिला तो परसेंटेज ब्रोमीन कितना होगा, अगेन आप सब लोग फॉर्मूला जानते हैं, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 81 ले लेना डिवाइडेड बाय 108 प्लस 81 मल्टीप्लाई बाय 0.12 ग्राम AgBr मिला, शुरुआत में कंपाउंड 0.15 था इनटू 100, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो आई वांट यू पीपल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन होमवर्क एज वेल, होमवर्क में लगाएंगे इसको, और ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क में लगाएंगे। इसके अंदर भी BaSO4 वही केरियस मेथड है सल्फर के एस्टिमेशन की। इसके बाद मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट वाला क्वेश्चन आ गया है, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट यानी फास्फोरस का एस्टिमेशन करना है। फॉर्मूला आप सब लोगों के पास है, ये 22.6 ग्राम बना, 1.6 ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, बस
सब कुछ आपके सामने, बस आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट अप करनी है एंड दैट इज इट। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों का ये वाला पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल वाला। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू एनटीए सिलेबस डिस्टिंग्विश टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसके ऊपर भी एक है। तो डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैसे करना है, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताते हो तो मैं डेफिनेटली उस पर भी एक लेकर आऊंगा वीडियो। लेकिन अगला वीडियो डिपेंड करेगा कि इस वीडियो पर आप कितना शेयर करते हो, कितने व्यूज देते हो, कितने लाइक देते हो और कितने कमेंट करते हो। आपके कमेंट देखकर ही मैं डिसाइड करूंगा कि मैं आपको अगला वीडियो देने वाला हूं या नहीं। अच्छा, चैनल पर नए हो केमिस्ट्री सर्कल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप देखो इस पर कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई हो रही है, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल का डेटा दिया जा रहा है। ये डेटा लोग जनरली पेड बैचेस में दे रहे हैं टू मेक अ डिफरेंस कि भाई यूट्यूब पे जो फ्री में पढ़ रहा है और जो पेड बैचेस में पढ़ रहा है उनको क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस हम लोग यहाँ पर खत्म कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैनल पर। जो फ्री में मिल रहा है वो सबको मिलेगा एंड सब नीट क्रैक कर सकते हैं। तो ग्रेविटी सर्कल का ही सेकेंड चैनल है हमारा केमिस्ट्री सर्कल, उसे जेई और नीट के बच्चे सब्सक्राइब करेंगे एंड बोर्ड्स और सीयूईटी वाले ग्रेविटी सर्कल पे बने रहेंगे। चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, ठीक है। चलिए, हasta la vista, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेविटी सर्कल वाईटी पर वीडियो आते ही अपलोड कर दिए जाएंगे। बाय बाय।